भारत का रेलवे नेटवर्क कितना विशाल है ना? लाखों लोग हर रोज सफर करते हैं, लेकिन इसी नेटवर्क में कुछ स्टेशन ऐसे भी हैं जो नक्शे पर तो हैं, पर असल में वहां कोई नहीं जाता, खासकर जब सूरज ढल जाए। आज हम एक ऐसे ही स्टेशन की कहानी में उतरेंगे, रामपुरिया, एक शापित स्टेशन। ट्रेनें दिन में आती जाती हैं, पर रात में ये जगह भूत बन जाती है। एक सीधी सी लाइन है ना, पर ये लाइन ही रामपुरिया की पूरी सच्चाई बता देती है। दिन में सब कुछ नॉर्मल, एक आम सा स्टेशन, पर रात होते ही ये एक ऐसी जगह बन जाता है जहां जिंदा कुछ भी नहीं लगता। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं, जानते हैं इसके किरदारों और उस माहौल के बारे में जिसने इस पूरे खौफ को जन्म दिया। मतलब फर्क देखिए, दिन में रामपुरिया, वही आम स्टेशन, ट्रेनों की हलचल, लोगों की आवाजें। लेकिन जैसे ही रात होती है, सब कुछ बदल जाता है। एकदम बेजान, एक गहरा भारी सन्नाटा। ऐसा सन्नाटा जो आपको महसूस होने लगे, जो हवा को भी भारी कर दे। वाकई ये जगह एक भूत बन जाती है। तो इस खौफ का सामना किसने किया? दो रेलवे कर्मचारी। एक थे सुरेश, पुराने अनुभवी आदमी जो स्टेशन के हर कोने को जानते थे, और उनके साथ थे अर्जुन, एक मजबूत नौजवान। लेकिन उस रात उसकी सारी ताकत जवाब देने वाली थी। सोचिए, दो बिल्कुल आम लोग एक बहुत ही भयानक, असाधारण सिचुएशन में फंस चुके थे। अब असली डर सिर्फ किसी चीज को देखने से नहीं आता है ना, डर तो माहौल से बनता है। और रामपुरिया का माहौल, उफ। सोचिए, गर्मी की रात है, लेकिन हवा में एक अजीब सी ठंडक है। स्टेशन की पुरानी घड़ी की टिक टिक की आवाज जो सन्नाटे को और भी डरावना बना रही है। और पटरियों पर अचानक किसी पुराने लोहे के टकराने की खट की आवाज। हवा इतनी भारी है कि जैसे सांस लेना भी मुश्किल हो रहा हो। ये सब मिलकर एक ऐसा जाल बुनते हैं जहां से निकलना नामुमकिन सा लगता है। और फिर उस माहौल में पहली बार वो चीज सामने आती है, वो लाल साड़ी वाली परछाई। तो हुआ यूं कि सब कुछ एक हल्की सी लाल चमक से शुरू हुआ। पटरियों के उस पार बस एक हल्की सी लाल चमक। पहले तो लगा कि शायद आंखों का धोखा है, होता है ना कभी कभी, पर यही वो पल था जब डर का पहला बीज उनके मन में बोया जा चुका था। और फिर वो धोखा नहीं रहता, वो शक यकीन में बदल जाता है। वो लाल चमक धीरे धीरे एक शक्ल ले लेती है, एक औरत लाल साड़ी में लिपटी हुई। लेकिन ये कोई आम औरत नहीं थी, बिल्कुल नहीं। जरा सोचिए, हवा चल रही है, पर उसके बाल एकदम स्थिर, जैसे पत्थर के हों। वो चल नहीं रही थी, बल्कि जमीन से कुछ इंच ऊपर फिसल रही थी। कोई आवाज नहीं, और उसकी आंखें गहरी लाल, जैसे जलते हुए अंगारे। उसकी मुस्कान, उफ, एक ऐसी ठंडी भयानक मुस्कान जो किसी इंसान की हो ही नहीं सकती। और सबसे ज्यादा डरावनी बात क्या थी कि वो उन्हें घूर रही थी, केबिन के शीशे के आर पार। उसकी निगाहें सीधे उन दोनों पर टिकी थीं, बिना पलक झपकाए। ये एक तरह का मनोवैज्ञानिक हमला था, जब एक बंद कमरे में हो और बाहर कोई या कुछ इस तरह देख रहा हो। बचने का कोई रास्ता नहीं। अब तक तो वो बस दूर से देख रही थी, लेकिन अब कहानी उस मोड़ पर आती है जहां डर का सीधा सामना होना था। वो रात शायद उनकी जिंदगी की सबसे लंबी रात थी। देखिए कैसे डर बढ़ता गया। रात के 2:30 बजे उन्हें एक हल्की सी आवाज सुनाई दी, जैसे कोई अपनी साड़ी जमीन पर घसीट रहा हो। फिर रात के 3 बजे दरवाजे के बाहर से एक ठंडी, बेजान गुनगुनाहट की आवाज आने लगी। और फिर रात के 4 बजे उसने अपना असली भयानक चेहरा दिखाया। सुबह 5 बजे जाकर जब सूरज की पहली किरणें आने लगीं, तब जाकर उसकी मौजूदगी थोड़ी कम हुई। और वो चेहरा कैसा था? सुनिए, उसका चेहरा आधा जला हुआ था, त्वचा काली पड़ चुकी थी और गाल से मांस के टुकड़े लटक रहे थे। ये वो मंजर था जिसे देखकर किसी की भी रूह कांप जाए। और जैसा मैंने कहा, उसका हमला सिर्फ डराना नहीं था, वो दिमाग से खेल रही थी। वो अर्जुन के कानों में फुसफुसाने लगी, उसे बाहर बुलाने लगी, उसे अपनी मौत की तरफ खींचने की कोशिश कर रही थी। मतलब वो सिर्फ एक भूत नहीं थी, वो दिमाग पर काबू कर सकती थी। और उस रात का अंत हुआ एक और भयानक सबूत के साथ। कैबिन की खिड़की के शीशे पर बाहर की तरफ खून से सना एक हाथ का निशान, जैसे किसी ने 4 उंगलियां खून में डुबोकर शीशे पर छाप दी हों। यह इस बात का सबूत था कि वो अंदर आना चाहती थी, किसी भी कीमत पर। तो इतनी भयानक रात के बाद कोई क्या करेगा? नौकरी छोड़ देगा?
भाग जाएगा? नहीं, कहानी अब एक नया मोड़ लेती है। अब ये लोग सिर्फ डरेंगे नहीं, बल्कि उस डर की जड़ तक पहुंचने की कोशिश करेंगे। उनके मन में अब एक ही सवाल था, हम हर रात यहां बैठकर मरने का इंतजार तो नहीं कर सकते। हमें पता लगाना ही होगा कि वो है कौन। ये उनका फैसला था, या तो राज खोलो या हर रात मौत का सामना करो। तो अगली रात उन्होंने हिम्मत जुटाई। जब वो परछाई दिखी तो वे उसका पीछा करने लगे। वो उन्हें स्टेशन के एक बिल्कुल सुनसान झाड़ियों वाले कोने में ले गई और चुपचाप जमीन की तरफ इशारा किया। उन्होंने झाड़ियां हटाईं और वहां खुदाई शुरू की, और जो उन्हें मिला उसने उनके डर को एक बहुत ही दुखद सच्चाई में बदल दिया। उन्हें मिली इंसानी हड्डियां और एक लाल साड़ी का फटा हुआ टुकड़ा। और जब वो अपनी कब्र की तरफ इशारा कर रही थी, उसकी आंखों से आंसू नहीं, खून के आंसू बह रहे थे। अब जाकर पूरी तस्वीर साफ हुई। वो सिर्फ एक डरावनी आत्मा नहीं थी, वो एक शिकार थी। वो डरा नहीं रही थी, वो इंसाफ मांग रही थी, अपनी हत्या का इंसाफ। और फिर एक आखिरी दिल दहला देने वाली चीख। लेकिन ये चीख कानों से नहीं सुनी गई, ये सीधे उनके सीने में गूंजी, जैसे उसके सालों का दबा हुआ दर्द एक साथ बाहर आया हो। और उस चीख के साथ ही वो धुएं में बदलकर हमेशा के लिए गायब हो गई। तो क्या इसके बाद सब ठीक हो गया? चलिए देखते हैं कहानी के आखिर में क्या हुआ और कैसे रामपुरिया का ये राज एक राज ही बनकर रह गया। सुरेश और अर्जुन ने स्टेशन मास्टर को सब कुछ बताया, लेकिन स्टेशन मास्टर ने उनकी कहानी को सिरे से खारिज कर दिया। कहा, कोई सबूत नहीं है, इस बात को यहीं दफन कर दो। और इस तरह उस औरत के सच को सरकारी फाइलों में दोबारा दफना दिया गया। तो आखिर में हुआ क्या? उस आत्मा की कहानी एक किंवदंती बनकर रह गई, एक अनसुनी कहानी। उसे इंसाफ तो कभी नहीं मिला, लेकिन कहते हैं उसका दर्द, उसकी मौजूदगी आज भी उस स्टेशन पर महसूस होती है। आज भी लोग बताते हैं कि रात में हवा में कभी-कभी एक लाल रंग की झलक सी दिखती है। तो आखिर में एक चेतावनी। कहते हैं कि अगर कोई मुसाफिर कभी उस प्लेटफॉर्म से गुजरे और हवा में एक लाल चमक नजर आए, तो बेहतर है कि पीछे मुड़कर ना देखें, क्योंकि क्या पता वो औरत ठीक आपको ही देख रही हो।